दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, जिसके डेमोक्रेटिक डांस यानी इलेक्शंस के लिए पूरी दुनिया एक्साइटेड होती है। डेमोक्रेटिक डांस इसलिए क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से इंपॉर्टेंट इश्यूज को छोड़कर जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पर इलेक्शंस लड़े जाते हैं, लेकिन 2024 का इलेक्शंस इस मामले में अलग था। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये था कि क्या इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या सच में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है और इस मुद्दे की जमीन 2018 से कैसे बनना शुरू हुई। हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस की जो डेमोक्रेसी के लिविंग फ्रेम्स होते हैं और कैसे उनको स्ट्रेटेजिकली कमजोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जहां 2002 में गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है 10 लाख की पॉपुलेशन पर 50 जज की अपॉइंटमेंट की जाए, 22 साल के बाद भी हम 10 लाख की पॉपुलेशन पर सिर्फ 5 साल में इलेक्शन कराना ये डेमोक्रेसी नहीं होती, बल्कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में ट्रांसफर करना ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमेध और आप देख रहे हैं सुमेध मोहने यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि ये टॉपिक आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। 2024 का लोकसभा इलेक्शन कई मायनों में हिस्टोरिक था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूशन लेकर तस्वीर और लोकसभा इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी की संविधान के सामने झुकते हुए तस्वीर लोकसभा इलेक्शन की कहानी बयां करती है। जहां पर क्या इस देश का संविधान खतरे में है, ये मुद्दा लोगों के बीच डिस्कशन में लाया गया, जहां पर दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स में समाज बढ़ गया। पहला ये मानने वाला कि हाँ, इस देश का संविधान खतरे में है, और वहीं पर दूसरा ग्रुप इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की तरह देख रहा था। लेकिन कौन सा ग्रुप सही है, ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई। 12 जनवरी 2018 को इस देश में वो होने जा रहा था जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। 4 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस देश के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के टॉप मोस्ट जजेस ऑनरेबल जस्टिस चेलमरेश्वर हाजिर थे और जो आगे चलकर इंडिया के 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऑनरेबल जस्टिस चेलमरेश्वर कहते हैं, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक से काम नहीं करता। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जो अनडिजायरेबल है। जब तक इन संस्था को सुरक्षित नहीं किया जाता, इस देश में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। इस देश में ये बात कोई देश का पॉलिटिशियन नहीं कह रहा था, बल्कि देश के सबसे सम्मानित और विश्वसनीय संस्था के टॉप मोस्ट जज देश में इंस्टीट्यूशन की सुरक्षितता और डेमोक्रेसी पर बात कर रहे थे, जिसने इस देश में क्या डेमोक्रेसी खतरे में है इस मुद्दे को लोगों के बीच ला दिया। जिसके बाद 2020 में एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट हुए, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर सेक्युलरिज्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है, ये परसेप्शन लोगों तक पहुंचाया। और उसके बाद दिसंबर 2023 में 73 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक दिन में सस्पेंड किया जाता है, जो हिस्ट्री में एक दिन में सस्पेंड किए जाने वाले मेंबर्स में ये संख्या सबसे ज्यादा थी। वहीं पर 17वीं लोकसभा में 1/3 बिल को 1 घंटे के अंदर पास किया जाता है और सिर्फ 16% बिल को स्टैंडिंग कमेटी में स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है, जहां पर 14th लोकसभा में 16% बिल को और 15th लोकसभा में 71% बिल को स्टैंडिंग कमेटी में स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है, जिसने इन मुद्दों को और ही हवा दी। और लोकसभा इलेक्शन के दौरान कर्नाटक से एमपी अनंत कुमार हेगड़े और फैजापुर के एमपी लल्लन सिंह कहते हैं, या नया संविधान बनाना उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए कि बीजेपी को 2/3 मेजोरिटी इसलिए चाहिए ताकि वह देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सके। जिस बयान ने पहले ही फैल रही आग में घी डालने का काम किया। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हर डेमोक्रेसी को उसका बेसिक फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। जिस संविधान से गवर्नमेंट को लोगों पर शासन करने के अधिकार मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अनकंट्रोल और जुल्मी शासन ना करे, इसलिए
लोगों को कई अधिकार दिए जाते हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का जुल्मी शासन ना हो और बहुमत के दम पर माइनॉरिटीज पर भी अत्याचार ना हो। पर फिर भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल बॉडी होती है जिसका सामना करना एक सिटीजन को नामुमकिन होता है, जिस कारण डेमोक्रेसी में पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बांटा जाता है जो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस करते हैं। और वैसे ही इस देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, पुलिस फोर्स, जो इस देश में कानून का राज एस्टेब्लिश करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। और इसीलिए ये इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के लिविंग फ्रेम होते हैं जो पावर को बैलेंस करते हैं और लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिस कारण डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन को सोल एंड हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। जब हम डेमोक्रेसी में खतरे की बात करते हैं तब हम कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के जो हार्ट एंड सोल होते हैं उन इंस्टीट्यूशन को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के फ्रेम्स की रक्षा करते हैं, हम उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करना भूल जाते हैं। हर एक देश में गवर्नमेंट्स की टेंडेंसी होती है इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेटेजिकली इनइफेक्टिव किया जाए, जैसे कि 2012 में और 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है, और उसी तरह किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी का फीचर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना, जहां पर संविधान सभा में भी ये सवाल उठा था और कहा गया था चुनाव की प्यूरिटी और इंडिपेंडेंस को फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। और फंडामेंटल राइट पर बनी कमेटी ने यह सजेस्ट किया था चुनाव की स्वायत्तता और कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप को बचने को मौलिक अधिकार माना जाए। लेकिन ओवर द इयर्स इलेक्शन कमीशन पर बढ़ता एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस किसी से छुपा नहीं है। वहीं पर इस देश में अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हो तो वो कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, और उसी कोर्ट में निचली अदालतों में अगर आपके केस का फैसला आना है तो उसके लिए एवरेज 5 साल लगते हैं, और वही केस अगर हाई कोर्ट में है तो उसके लिए 9 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट और निचली अदालतों में जजेस की संख्या में भारी कमी है। जहां पर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि जजेस की संख्या 10 लाख के ऊपर 13 से 50 की जाए, वो भी सिर्फ 5 साल के भीतर। लेकिन 2024 में पार्लियामेंट में दिए गए मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बयान के अनुसार इस वक्त देश में 10 लाख के ऊपर सिर्फ 21 जजेस कार्यरत है, जिस कारण देश में कई इंपॉर्टेंट केस में देरी हो जाती है। जहां पर अभी इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इंडिया के अन्य इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की बातें होती है और कई कमिटीज गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट भी की जाती है, लेकिन ये काम सिर्फ कमेटी बनाने तक ही सीमित रह जाता है, जिस कारण इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स ओवरलोड और पॉलिटिसाइजेशन के कारण इनइफेक्टिव नजर आते हैं, जिस कारण इस देश की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ट्रांसफर होने के तरफ कदम नहीं बढ़ा पाई। सिर्फ हर 5 साल में चुनाव कराना डेमोक्रेसी नहीं होती है, बल्कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में ट्रांसफर कराना ही डेमोक्रेसी का फाइनल गोल होता है। और जो बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कही, जहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्लोरीफाई तो किया, लेकिन उसी के साथ साथ एक वार्निंग भी दी, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बरकरार रहेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का मूल्य एक, इस सिद्धांत को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य इस सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक इस विरोधाभास के जीवन को जीते रहेंगे और हम कब तक हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर हमने इसे लंबे समय तक नकारा तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो वो लोग जो इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं वो लोग इस लोकतंत्र के ढांचे को नष्ट कर देंगे। आज भारत के संविधान को लागू हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम सामाजिक असमानता और जातिवाद को खत्म करने में पूरी तरीके से फेल हुए हैं। और वैसे ही अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो
देश के टॉप 1% के पास 40% कंट्री की टोटल वेल्थ है, वहीं पर बॉटम 50% के पास सिर्फ कंट्री की 3% ही वेल्थ है, जो इंडिया की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दर्शाता है। अगर भारत को अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो देश के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ट्रांसफर करना होगा।